देखिए, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस मिलकर के लगातार अर्थ के सरफेस के ऊपर काम करती रहती हैं। कुछ ना कुछ वो करती रहती हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस अर्थ के नीचे से और एक्सोजेनिक फोर्सेस अर्थ के ऊपर से अर्थ का स्ट्रक्चर, फिजिकल जो उसकी फॉर्म है, उसको चेंज करने में लगी रहती है 24 घंटे। ठीक है, लेकिन इन दोनों फोर्सेस के कंबाइन जो रिजल्ट निकलता है उसको हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं वो जनरली लैंड फॉर्मिंग फोर्सेस होती हैं। ठीक है, उनसे बनता है कोई ना कोई रिलीफ फॉर्म होती है, कोई ना कोई। जितने भी पहाड़ बने हैं, जो भी प्लेटेस बने हैं, ट्रेंचेस बनी हैं, वो सब हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस से बनती है। और जबकि जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं वो जनरली क्या करती हैं, वो लैंड वियरिंग फोर्सेस होती हैं, वियर डाउन करती हैं। जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसको वियर डाउन करेगी। उनका काम है अर्थ के सरफेस को इवन कर देना। ठीक है, इन दोनों का बैलेंस, इन दोनों का जो रिजल्ट आउटकम निकलता है वो हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। एनसीईआरटी क्या बोलता है वो एक बार पढ़ लेते हैं। एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेसेस एंड केमिकल एक्शंस। ठीक है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस मिल करके जो कॉज करती हैं फिजिकल चेंजेस और केमिकल, फिजिकल स्ट्रेसेस, फिजिकल दबाव बनाती हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर। ऑब्वियसली बात है, दबाव बना रही है तभी तो चेंज हो रहा है। और केमिकल एक्शंस होते हैं उनकी वजह से। ठीक है, केमिकल एक्शन में आपको आगे पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा ध्यान से। ऑन दी अर्थ में, वैसे अभी इस चैप्टर, अभी जो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर देता हूँ यहाँ पे। जो भी हम आज की क्लास में जो भी वर्ड्स आएंगे, जो भी क्या बोलते हैं हेडिंग्स आएंगी, वो सब इस चैप्टर में हमें धीरे धीरे आगे पढ़नी है, अलग अलग टॉपिक के फॉर्म में। ठीक है, तो कुछ भी अगर ऐसा समझ में आ रहा हो कि अब ये एकदम से बता दिया, जैसे कि यहाँ पे डायस्ट्रोफिज्म लिखा हुआ है, ठीक है, तो एकदम से घबरा मत जाना, पूरे का पूरा टॉपिक है डायस्ट्रोफिज्म, अभी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए वापस एंडोजेनिक पे आते हैं। एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेस। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस मिल करके फिजिकल स्ट्रेस कॉज करते हैं और केमिकल एक्शंस होते हैं उनकी वजह से। कहां पे? ऑन दी अर्थ मटेरियल्स, अर्थ की जो मटेरियल्स हैं उनके ऊपर। एंड ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। और उनकी वजह से क्या होता है, उन मटेरियल्स में जो एक्शन होता है, केमिकल एक्शन और फिजिकल स्ट्रेस, उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ के सरफेस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती रहती है। उस चेंज को, उस कॉन्फ़िगरेशन के चेंज को हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। जहां कल पहाड़ था वहां आज खाई है, जहां का समुद्र था वहां आज पहाड़ है ना। टेथिस सी जहां था वहां हिमालय है। यहाँ नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में हूं मैं, दिल्ली में क्या था, ट्रेंच थी, यहाँ पे सेडिमेंट्स है। यहाँ भी टेथिस सी थी, यहाँ ट्रेंच था। यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लेन है। दुनिया का सबसे ज्यादा उपजाऊ प्लेन नॉर्दर्न इंडिया में हमारा पाया जाता है। ठीक है, यही तो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडोजेनिक प्रोसेसेस। अब एंडोजेनिक प्रोसेसेस जो होते हैं, एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। हमने ऊपर क्या पढ़ा कि एंडोजेनिक एंड जियोमॉर्फिक फोर्सेस जो है वो कॉज करती है फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल चेंजेस। लेकिन ये फोर्सेस जब कुछ काम करेंगी, जब ये फोर्स कोई काम करेगी तो रिजल्ट आएगा। लेकिन उस काम करने के दौरान को हम क्या बोलते हैं, उसको हम फोर्स प्रोसेस बोलते हैं। आगे ये डेफिनेशन भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है प्रोसेस की, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा जब एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। पहला डायमॉर्फिज्म, डायस्ट्रोफिज्म, और दूसरा वल्केनिज्म। वल्केनिज्म तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा भी चुका हूं पहले, और आगे भी पढ़ना है, इसी चैप्टर में ही पढ़ना है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म भी हमें पढ़ना ही है, अगला टॉपिक ही होगा शायद। लेकिन डायस्ट्रोफिज्म के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्या होता है। डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है, अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ के अंदर एंडोजेनिक एक्टिविटी चलती रहती है, ये तो हमें पता है, मैंने समझा दिया क्या होती है लास्ट क्लासेस में। नहीं पता पढ़ लीजिए, एक बार वो बता देता हूं। अर्थ के नीचे बिकॉज ऑफ हीट ग्रेडियंट, हीट का डिफरेंस है, सरफेस का टेम्परेचर कम है, क्रस्ट कोर मेंटल बाउंड्री का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट है बाहर की तरफ जाती है। जब वो बाहर की तरफ जाएगी तो वो मेंटल के रॉक से उनको क्या करती है, डिसॉल्व कर देती है, और वो हॉट मैग्मा में बदल जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, है ना। तो हॉट मैग्मा क्या होता है, वो हॉट मैग्मा ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है। क्यों? ये भी मैंने बताया था आपको कि बिकॉज ऑफ क्या हुआ, बिकॉज ऑफ हायर टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर, तो हीट ट्रांसफर का जो मीडियम होगा वो क्या होगा, वो कन्वेक्शन होगा। कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, तीनों बता चुका हूं मैं, लास्ट क्लास से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, रील भी बना दूंगा, छोटी वीडियोस भी बना दूंगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कन्वेक्शन की वजह से होगा, तो कन्वेक्शन होगा का मतलब मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। तो जो मैग्मा होता है वो हीट ट्रांसफर करने के लिए इस क्रस्ट की तरफ, अंदर से जो हमारा अर्थ का इंटीरियर है
वहां से हीट बाहर की तरफ ट्रांसफर करने के लिए कन्वेक्शन करंट्स डेवलप होते हैं, और वो कन्वेक्शन करंट्स हमारी क्रस्ट से जाकर टकराते हैं। तो उसको या तो जो क्रस्ट मान लीजिए दो है, हमारी क्रस्ट है, यहाँ से कन्वेक्शन करंट चला तो ये इसको इधर की तरफ लेके जाएगा, इसको इधर की तरफ लेके जाएगा, है ना। तो उसकी वजह से हमारी क्रस्ट में मूवमेंट होती है, ठीक है। ये जो क्रस्ट में जो फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन जो मूवमेंट्स होती रहती है एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, इसको हम डायस्ट्रोफिज्म कहते हैं। इन पहाड़ बनना, समुद्र बनना, ये प्लेट्यूज बनना, रेगिस्तान बनना, ये सब डायस्ट्रोफिज्म की वजह से ही होता है, ठीक है। ये समझ आ गया। बाकी डिटेल में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसको कल जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। तो एंडोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से काम करती है वो आपको समझ आ गई। अब दूसरी फोर्सेस कौन सी हमारी, एक्सोजेनिक फोर्सेस, जियोमॉर्फिक फोर्सेस या प्रोसेस। इसमें कौन कौन सा आते हैं, इसमें पहले तो आता है वेदरिंग। वेदरिंग और इरोजन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। वेदरिंग और इरोजन दो फोर्सेस हैं यहाँ पे, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। वेदरिंग और इरोजन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है? वेदरिंग का मतलब होता है किसी भी मटेरियल का अपनी जगह पे जहां पे वो है वहीं पे उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाना, उसका छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बदल जाना, ठीक है। समझ गए? कोई पत्थर है, वो पत्थर पानी की वजह से या हवा की वजह से या आप ही मान लीजिए हथौड़े मार करके उसको तोड़ दीजिए वहीं पे, तो उसको हम बोलेंगे वेदरिंग, ठीक है, उस रॉक की। लेकिन जब कोई जियोमॉर्फिक एजेंट, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक एजेंट, प्रोसेस चल रहा है तो प्रोसेस कोई एजेंट भी चलाएगा, कोई एजेंट भी होगा। एजेंट मतलब विंड और एयर या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। जब कोई जियोमॉर्फिक एजेंट उस जो वेदर मटेरियल है उसको इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, उसको हम इरोजन बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया? विरोजन, वेदरिंग और इरोजन का मतलब डिफरेंस क्या है? वेदरिंग में रॉक के फ्रेगमेंट्स तो होते हैं लेकिन वो उसकी जगह चेंज नहीं होती। इरोजन में फ्रेगमेंट्स भी होंगे और जगह भी चेंज हो जाएगी। समझ आ गया? चलिए, एक यहाँ पे वर्ड आपको दिख रहा है, मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग का मतलब मास मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या होता है कि वेदरिंग और इरोजन में क्या होता है, छोटे छोटे कण जो होते हैं, छोटे छोटे सेडिमेंट्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन मास वेस्टिंग में बहुत बड़ा हिस्सा, मास, ठीक है, धरती का बहुत बड़ा हिस्सा वो पूरा का पूरा ही हिल जाता है, लैंडस्लाइड्स वगैरह कह सकते हैं, ठीक है। वो अलग चीज है। लेकिन मास वेस्टिंग में क्या होता है, पूरा का पूरा हिस्सा, मान लीजिए ये जगह, ये स्लोप है, ठीक है, इतना हिस्सा किसी वजह से ये पूरा का पूरा खिसक के आगे आ गया, इसको मास वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया आपको? चलिए, और डिपोजिशन। अब जब एक जगह से मटेरियल हटा है तो दूसरी जगह जाके डिपॉजिट भी होगा कि नहीं होगा? तो डिपोजिशन भी होता है। तो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे, इसी चैप्टर में, आगे वाली क्लास से आने वाली में, ठीक है। तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम जरा जियोमॉर्फिक एजेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी जो बोल रहा है जियोमॉर्फिक एजेंट्स के बारे में काफी कुछ बोल रहा है, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए, जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बाद अब बारी आ गई हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स की, ठीक है। जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली बात है, नाम से पता चल रहा है आपको कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वही तो होंगे जियोमॉर्फिक एजेंट्स। एक बात देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है। एनी एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक एलिमेंट्स, element of nature like water, ice, wind etc. capable of acquiring and transporting earth material। क्या बोल रहा है? कोई भी ऐसा एक्सोजेनिक एलिमेंट, एक्सोजेनिक एलिमेंट मतलब ऑफ नेचर, जैसे कि वाटर, विंड, आइस। ये तो आपको समझ आ गया कि एक्सोजेनिक एलिमेंट ऑफ नेचर कौन कौन से होते हैं जो अर्थ के ऊपर काम करते हैं, क्रस्ट के ऊपर है। इनमें मेनली कौन कौन से होते हैं? वाटर, विंड और आइस। ये जो एक्सोजेनिक क्या बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैं, अगर वो कैपेबल हैं ऑफ एक्वायरिंग, एक्वायर करना, एंड ट्रांसपोर्ट करना अर्थ मटेरियल को, तो वो क्या होंगे? वो उनको हम फिर जियोमॉर्फिक एजेंट्स बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक्वायरिंग से ट्रांसपोर्टिंग तो आप समझ ही गए होंगे। एक्वायरिंग से क्या मतलब है? अरे मिट्टी है, सेडिमेंट्स है, रॉक है, वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हुआ, अब उसको लेकर के जाना है, तो क्या पानी धक्का मार के थोड़ी ना लेके जाएगा, वो उसको पहले अपने अंदर घोलेगा, डिसोल्व करेगा, फिर दूसरी जगह लेकर के जाएगा, फिर वहां पे जहां पे पहुंच गया वो, जब सेडिमेंट्स पानी में ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पे जाके छोड़ देगा जिस जगह पे, या पानी उड़ जाएगा, सेडिमेंट्स रुक जाएंगे,
तो एक्वायर किया तभी तो ट्रांसपोर्ट कर पाया, अगर एक्वायर नहीं करेगा तो ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, है ना। तो कोई भी एक्सोजेनिक एलिमेंट ऑफ नेचर जो कि अर्थ मटेरियल्स को एक्वायर कर सकता है या और ट्रांसपोर्ट कर सकता है, एंड ट्रांसपोर्ट उसको हम जियोमॉर्फिक एजेंट बोलते हैं। यहां पे एक ध्यान रखने लायक बात है क्या, कि यहाँ पे जियोमॉर्फिक एजेंट सिर्फ एक्सोजेनिक एलिमेंट्स को बोला गया है, एंडोजेनिक एलिमेंट्स को नहीं बोला गया, क्योंकि एंडोजेनिक प्रोसेस दो ही तरह के होते हैं, डेस्ट्रोफिज्म, वोल्केनिज्म, ठीक है। तो उसमें एलिमेंट्स ऑफ नेचर का कोई काम नहीं होता, तो ये ध्यान रखना, इसमें एंडोजेनिक एलिमेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है। आगे भी आपको याद रखना है ये बात। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर, अब ये एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, विंड, आइस और वाटर, बिकम मोबाइल, जब ये मोबाइल हो जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं ये एलिमेंट ऑफ नेचर। अगर पानी एक जगह बैठा रहेगा तो थोड़ी ना शायद वो कर सकता है, वो क्या जियोमॉर्फिक प्रोसेस तो है ना, सेडिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाएगा, जब वो खुद मूवेबल होगा, खुद मोबाइल होगा तभी तो लेके जाएगा ना, एक जगह बैठ के तो थोड़ी किसी को धक्का मार सकता है, ठीक है। बिकम मोबाइल ड्यू टू ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट की वजह से मोबाइल हो जाते हैं। ग्रेडियंट का मतलब हाई लेवल टू लोअर लेवल। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका स्लोप, ये स्लोप ग्रेडियंट है, यहां पे स्लोप ज्यादा है, यहां पे कम है। अब यहां पे अगर कोई पार्टिकल होगा, इसको जरा सा भी कोई धक्का दे तो तुरंत उतर के नीचे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे स्लोप का लेवल हाई है, यहाँ पे स्लोप का लेवल लो है। तो हमेशा कोई भी कोई मेटेरियल ट्रेवल करता है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ट्रेवल करता है, ये हमें पता है। इनफैक्ट हीट भी जो है, एनर्जी भी जो है, वो भी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ ट्रेवल करती है। विंड हाई लेवल टू लो लेवल जाती है, ये भी हमें पता है, तभी तो विंड्स बनती है ना। एयर फ्लो करती है, कन्वेक्शन करंट कैसे बनते हैं, ऐसे तो बनते हैं। तो जब ग्रेडियंट्स की वजह से कोई भी एलिमेंट ऑफ नेचर मोबाइल हो जाता है, मूव करने लगता है, पानी, हवा, ग्लेशियर कुछ भी मूव कर सकता है, या आइस, दे रिमूव मटेरियल्स। तो उस मूवमेंट के दौरान क्या होता है, जियोमॉर्फिक एजेंट तो इसे समझा दिया, अब ये बता रहे कि एजेंट काम कैसे करते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस भी हमने समझ लिया, लेकिन जियोमॉर्फिक प्रोसेस तो तब होगा जब ये एजेंट्स काम करेंगे, और एजेंट्स काम कैसे करते हैं, उनके काम करने के तरीके को यहां पे बताया गया है। क्या, कि जब एलिमेंट्स ऑफ नेचर मोबाइल हो जाएंगे, क्यों ऐसे हो जाएंगे, ग्रेडियंट की वजह से, समझ गए। विंड है, यहां पे अभी हवा नहीं चल रही, सपोज कीजिए कहीं दूसरी जगह प्रेशर कम हो गया हवा का, तो यहां की हवा वहां भागेगी उस गैप को फिल करने के लिए, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर भागेगी ना, ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट हुआ। उसी तरह स्लोप, ऊपर से नीचे, पानी है, पानी अगर बारिश पहाड़ पे गिरेगी तो ऊपर से नीचे की तरफ बहेगी, तो वो मोबाइल हो गया, जो एलिमेंट ऑफ नेचर है, एक्सोजेनिक है ना, एक्सोजेनिक एलिमेंट ऑफ नेचर मोबाइल हो गया। अब वो मोबाइल होगा तो क्या करेगा वो, इट विल रिमूव द मटेरियल्स, तो वो मटेरियल रिमूव करेगा। जब हवा बहेगी तो सेडिमेंट ऊपर के उड़ा लेगी अपने साथ, जब पानी बहेगा ऊपर से नीचे आएगा तो अपने साथ सेडिमेंट घोल के नीचे आएगा, एंड ट्रांसपोर्ट देम ओवर द स्लोप्स, और उनको स्लोप जहां पे ढलान होगा वहां पे ट्रांसपोर्ट कर देंगे ये एलिमेंट्स ऑफ नेचर जो है उस मटेरियल को, एंड डिपॉजिट देम एट लोअर लेवल, और उनको फिर लोअर लेवल में डिपॉजिट कर देंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल है ये हमारा प्लेन, जहां बैठा हुआ हूं, जहां बैठ के मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, जहां बैठ के मैं आपको क्लास ले रहा हूं। नॉर्दर्न इंडिया, हिमालय से सेडिमेंट्स ला के यहाँ इकट्ठे कर रही है नदियां, हवा भी कर रही है, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल यही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, जियोमॉर्फिक एजेंट्स, स्पेशली एक्सोजेनिक। जियोमॉर्फिक प्रोसेस और जियोमॉर्फिक एजेंट दोनों सेम ही माना जाता है, स्पेशली एंडोजेनिक एजेंट्स को और जियोमॉर्फिक प्रोसेस को सेम माना जाता है, अनलेस स्टेटेड सेपरेटली, जब तक कि कुछ अलग से कोई स्पेसिफाई ना किया जाए, कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जियोमॉर्फिक एजेंट की बात नहीं कर रहे। ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, है ना। आर वन एंड द सेम, इनको सेम ही कंसिडर किया जाता है। जहां पे जियोमॉर्फिक प्रोसेस की बात होगी, समझ लीजिए जियोमॉर्फिक एजेंट्स की बात हो रही है, विंड, वाटर और आइस की बात हो रही है, क्योंकि यही है सब कुछ करने वाले, इनके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस लाइफ में जब तक, कब तक क्यों माना जाता है इनको, तब तक कब तक माना जाएगा इनको सेम, जब तक कि अलग से स्पेसिफाई ना किया जाए कि यहाँ पे प्रोसेस की एजेंट की बात हो रही है, तो आप दोनों को सेम ही मान के चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक डेफिनेशन इसमें दी हुई है, प्रोसेस की डेफिनेशन। प्रोसेस का मतलब अ फोर्स अप्लाइड ऑन अर्थ मटेरियल्स अफेक्टिंग द सेम। एक फोर्स, प्रोसेस तो वैसे आपको पता ही है क्या होता है। यहां पे एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि प्रोसेस एक फोर्स है जो अर्थ मटेरियल्स पे अप्लाई की गई है और फिर अर्थ मटेरियल्स को ही अफेक्ट कर रही है। मतलब सेडिमेंट्स, रॉक्स पे फोर्स अप्लाई की गई, उसने उसको सेडिमेंट किया, उसको प्रोसेस, उसमें क्या हुआ, फिर दूसरा फोर्स अप्लाई की गई, उससे उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, और वो इफेक्ट कौन हुआ इसमें, अर्थ मटेरियल, है ना। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ,
अर्थ मटेरियल्स पे फोर्स अप्लाई की गई और अर्थ मटेरियल्स को ही वो अफेक्ट कर रही है वो फोर्स, इसको हम प्रोसेस बोलते हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एजेंट, प्रोसेस को बताया तो एजेंट को भी डिफाइन करेंगे, है ना। तो डिफाइन करने में क्या हुआ, इज ए मोबाइल मीडियम। एजेंट एक मोबाइल मीडियम होता है जो कि मूव कर सकता है, एक ऐसा मीडियम जो कि मूव कर सकता है। एग्जांपल क्या क्या है, जैसे रनिंग वाटर हो गया हमारा, मूविंग आइस होगी, मासेस हो गया, विंड हो गया, वेव्स हो गई और करेंट्स हो गए। ये एग्जांपल दिए उसने मीडियम्स के, मूविंग मीडियम्स के, जो मीडियम्स मूव कर सकते हैं। और विच रिमूव, जो भी मीडियम मूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, किसको, अर्थ मटेरियल को। जो कोई भी मीडियम अर्थ मटेरियल्स को रिमूव कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, उसको हम एजेंट कहते हैं। रट लीजिए इस डेफिनेशन को, काम आएगी। उसको हम एजेंट कहते हैं, समझ गए। और इनके एग्जांपल क्या क्या दिए मीडियम्स के इन्होंने, रनिंग वाटर, मूविंग आइस, मासेस, विंड, वेव्स और करंट्स एक्सेट्रा। ये इनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वाला लाइन क्या बोल रही है एनसीईआरटी, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स एंड करंट्स एक्सेट्रा कैन बी कॉल्ड जियोमॉर्फिक एजेंट्स। रनिंग वाटर को, ग्राउंड वाटर को, ग्लेशियर को, विंड को, वेव्स को और करंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, ओशन करंट्स पता है ना क्या होते हैं, है ना। विंड करंट्स पता है ना क्या होते हैं। तो इस करंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स भी बोल सकते हैं। तो एजेंट से रिलेटेड, जियोमॉर्फिक एजेंट से रिलेटेड जितनी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई थी वो हमने सब यहाँ पे बता दी है, पढ़ा भी दी है। ठीक है, अब क्या आता है इसके नेक्स्ट पार्ट पे कवर करते हैं। अब थोड़ा सा ग्रेविटी का रोल आ गया है यहाँ पे। ग्रेविटी का भी रोल है भैया, अर्थ की बात हो रही है तो ग्रेविटी का रोल तो होगा ही। तो क्या रोल है ग्रेविटी का, वो हम इस पार्ट में पढ़ते हैं। तो वी जंप टू द नेक्स्ट पार्ट एंड स्टडी अबाउट ग्रेविटी, रोल ऑफ ग्रेविटी ऑन इन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ठीक है, चलिए। देखिए, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में ग्रेविटी और ग्रेडियंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर ग्रेविटी और ग्रेडियंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, तो ये जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं ये मूव कैसे करेंगे। अगर मूव नहीं करेंगे तो ये सेडिमेंट्स को एक्वायर कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे और फिर डिपॉजिट कैसे करेंगे, अगर ये मूव ही नहीं करेंगे। तो इनकी मूवमेंट बहुत जरूरी है और इनकी मूवमेंट के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटी और ग्रेडियंट। ग्रेविटी क्या होती है सुन लीजिए, ग्रेविटी बिसाइड्स ए डायरेक्शनल फोर्स। ग्रेविटी बिसाइड्स ए डायरेक्शनल फोर्स, ये एक डायरेक्शनल फोर्स है। कैसे, ये हर ऑब्जेक्ट को, जो भी अर्थ पे हैं, फिलहाल हम उनकी बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ खींचती है ग्रेविटी। ये बात तो पता चल गया। तो ये एक डायरेक्शनल फोर्स है। डायरेक्शनल फोर्स होने के साथ साथ एक्टिवेटिंग ऑल डाउन स्लोप मूवमेंट्स। डायरेक्शनल फोर्स है तो ये क्या कर रही है, एक्टिवेट करती है सारी डाउन स्लोप मूवमेंट्स, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जितनी मूवमेंट्स होती है वो ग्रेविटी की वजह से होती है। ऑफ मैटर ऑल्सो कोज स्ट्रेसेस, कि डाउनफॉल, डाउन स्लोप मूवमेंट्स तो करती है लेकिन ऑल्सो कोज स्ट्रेसेस, ये स्ट्रेस भी कोज करती है ऑन अर्थ मटेरियल्स। अर्थ के मटेरियल्स पे दबाव भी बनाती है। कैसे, ये हमारे यहां पे स्लोप है, समझ गए, यहां पे पत्थर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये पत्थर फ्रिक्शन की वजह से काम नहीं, नीचे नहीं लुढ़क रहा, लेकिन जैसे ही फ्रिक्शन कम होगा, या सपोज कीजिए पीछे से कोई इसे धक्का दे दे, तो ये तुरंत, जरा सा धक्का दोगे तुरंत नीचे लुढ़क जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ऐसा ही होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब ग्रेविटी इसके ऊपर 24 घंटे काम कर रही है। सिर्फ दिक्कत इतनी है कि ग्रेविटी फोर्स से ज्यादा फ्रिक्शन जो यहां पे इस पर लग रहा है इसको रोकने में, वो ज्यादा है। जिस दिन वो फ्रिक्शन कम हो गया, ग्रेविटी अपना काम कर देगी। तो वही ये बात यहां पे बोल रहा है कि हमेशा अर्थ मटेरियल्स पर दबाव बना रहता है ग्रेविटी की वजह से। हमारे ऊपर भी दबाव बना हुआ है ग्रेविटी की वजह से। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास इज द एक्चुअल जो वॉल्यूम होता है, उसका जो वजन है उसको मास बोलते हैं, लेकिन जब उस पर ग्रेविटी भी लगती है, ग्रेविटी लगती है तो हमारा वजन थोड़ा बढ़ जाता है, उसको हम वेट बोलते हैं। चांद पे ग्रेविटी कम है तो चांद पे हमारा वेट कम होता है। मास हमारा यहां भी इतना ही है, चांद पे भी उतना ही रहेगा, बराबर रहेगा, लेकिन ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हमारा वेट बढ़ जाएगा। अर्थ पे ग्रेविटी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू मार्स, इन कंपेरिजन टू मून। तो मून पे हमारा जो वेट है वो कम होता है, यहाँ पे वेट हमारा ज्यादा होता है।
इसी तरीके से यहाँ पे भी स्ट्रेस हमेशा लगती रहती है, वेट लगता रहेगा इस पे, ठीक है, इसका वेट बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेस एक्टिवेट वेव्स। इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेस जो है वो क्या करती है, वेव और टाइड इंड्यूस करंट्स एंड वेव्स। इनडायरेक्ट ग्रेविटी, अरे भैया अब टाइड्स कैसे आती हैं, सन और मून ग्रेविटी है ना, यही है ना। तो इनडायरेक्ट ग्रेविटी जो स्ट्रेस है उसकी वजह से वेव्स बनती है और टाइड्स आती हैं, और जिसकी वजह से इंड्यूस होते हैं क्या, वेव्स और करंट्स और विंड्स इंड्यूस होते हैं। समझ गया, तो करंट्स और वेव्स इंड्यूस हो रही हैं, तो अगेन फिर दोबारा मोबाइल हो गया। करंट्स में क्या हुआ, वाटर मोबाइल हो गया। वेव्स में क्या हुआ, वेव्स में क्या हुआ, एयर मोबाइल हो गई, है ना। तो फिर दोबारा ग्रेविटी का रोल आ गया। तो ग्रेविटी का रोल हम अंडरमाइन नहीं कर सकते, सबसे बड़ा रोल ग्रेविटी का ही। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो सब रुक जाएगा। विदाउट ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट्स, ग्रेविटी और ग्रेडियंट के बिना, ग्रेविटी आपको समझ आ गया, मैंने बता दिया, और ग्रेडियंट्स में आपको पहले बता चुका हूं, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ स्लोप है ना, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। अरे ग्रेविटी भी तो हायर से लोअर की तरफ ही लग रही है, हायर स्लोप से लोअर लेवल की तरफ, हायर प्रेशर टू लोअर लेवल, लोअर प्रेशर। अगर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होगा, तो विंड मूव नहीं करेगी, विंड भी तो मूव नहीं करेगी, समझ लो। अगर हाई डेंसिटी या कुछ भी बोल सकते हैं, हाई प्रेशर डेंसिटी नहीं होगी या हाई जो क्या बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होगा ओशंस में, तो ओशन करंट्स भी नहीं बनेंगे, समझ लो। अगर स्लोप ग्रेडियंट नहीं होगा तो वाटर मूव नहीं करेगा। सब कुछ समझ आ रहा है। तो विदाउट ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट्स देयर विल बी नो मोबिलिटी, कोई मोबिलिटी नहीं रहेगी विंड और एयर की, है ना। एंड हेंस नो इरोजन, अगर मोबिलिटी नहीं होगी तो इरोजन भी नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा, डिपोजिशन भी नहीं हो पाएगा। तो ग्रेविटी और ग्रेडियंट के बिना ना तो इरोजन होगा, ना ट्रांसपोर्टेशन होगा, ना डिपोजिशन होगा, मतलब जियोमॉर्फिक प्रोसेस रुक जाएंगे। समझ आ गए यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस आर एज इंपॉर्टेंट एज अदर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। इसका मतलब ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस जो है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि अदर इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं। ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस तो ग्रेविटेशन जो दबाव बनाती है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी इज द फोर्स दैट इज कीपिंग अस इन कॉन्टेक्ट विद अर्थ सरफेस। ग्रेविटी वही फोर्स है जो हमें अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में रखती है, पता ही है वो तो, हम ग्रेविटी की वजह से अर्थ से चिपके हुए उड़ जाते कब के। एंड इट इज फोर्स दैट स्विचेस ऑन द मूवमेंट ऑफ द सरफेस मटेरियल ऑन द अर्थ। क्या कि ये जो मूवमेंट ऑफ सरफेस है ऑफ मटेरियल का, उसको भी तो स्विच करती है। कैसे, अरे हायर लेवल से लोअर लेवल यार, नीचे की तरफ खींचती है सबको, ग्रेविटी ही कर रही है। समझ आ गया। जो चीज हाई लेवल पे है, मान लीजिए आप हो खिड़की पे बाहर, थोड़ा पैर बाहर रखो, तुरंत नीचे जाओगे, तो मूवमेंट कौन बना रही है, ग्रेविटी, है ना। ऊपर से पत्थर उछालो, ऊपर जाएगा जितनी आपने ताकत लगाई, फिर ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेगी, ठीक है। इसी तरह पहाड़ पे पत्थर है, पहाड़ पे पानी गिरा तुरंत नीचे आएगा, यही होता है ना। चलिए, ऑल मूवमेंट्स इधर विद इन अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ओकर ड्यू टू ग्रेडियंट्स। अब ग्रेविटी की तो बात हो गई, लेकिन बाकी जो मूवमेंट्स है वो ग्रेडियंट की वजह से भी होती है। समझ गए। ग्रेडियंट का मतलब फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाना। एग्जांपल, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर एरियाज, हाई प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया। विंड की बात हो रहा है, हाई प्रेशर एरिया से, अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है, उधर लोअर प्रेशर है, तो विंड उधर की तरफ भागेगी, समझ लो। तो अगर ग्रेडियंट नहीं होगा तो विंड भागेगी ही नहीं कहीं, ऐसी बैठी रहेगी एक जगह। तो ये हमारा यहाँ पे जो था जियोमॉर्फिक प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो सब खत्म हो गई, बेसिक्स आपका पूरा हो चुका है जियोमॉर्फिक प्रोसेस से रिलेटेड। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है हमारा एंडोजेनिक फोर्सेस। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस दो प्रोसेस की वजह से है। इट इज द आउटपुट और रिजल्ट ऑफ टू मेजर प्रोसेस, वन इज एक्सोजेनिक एंड अदर इज एंडोजेनिक। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो एंडोजेनिक प्रोसेस है। एंडोजेनिक प्रोसेस दो तरह के होते हैं, डायस्ट्रोफिज्म, वोल्केनिज्म, इनको भी अलग अलग पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी इन्हीं 3 टॉपिक्स के लिए डेडिकेटेड होंगी। तब तक आप इसको पढ़िए, देखिए बार बार, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।